हेलो गाइस, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस, अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी मॉड्यूल 6। इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था ज्योग्राफी में, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था सोलर सिस्टम के बारे में। बेसिकली सोलर सिस्टम हमारा स्टार्ट हुआ था मॉड्यूल थर्ड से। एंड मॉड्यूल थर्ड में हम लोगों ने डिस्कस किया था सन का फॉर्मेशन, या फिर आप ऐसे समझो इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ सन। ठीक है जी। मॉड्यूल फोर्थ में हम लोगों ने डिस्कस किया प्लैनेट्स के बारे में, सोलर सिस्टम। और आपको पता ही है 8 प्लैनेट्स हैं हमारे, मरकरी से लेकर नेपच्यून तक। ठीक है जी। और मॉड्यूल फिफ्थ में हम लोगों ने डिस्कस किया सैटेलाइट्स के बारे में और एस्ट्रॉयड बेल्ट। आपको पता ही है मार्स और जुपिटर के बीच में, अगर आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखा तो ये तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है, सबको पता होता है मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट है। और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आते हैं वो हमने डिस्कस करा है मॉड्यूल फिफ्थ में। ठीक है जी। और मॉड्यूल फिफ्थ में मैंने आपको ये भी बताया था कि क्विपर बेल्ट, जो कि नेपच्यून के बाद आपको देखने को मिलेगी, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं वो भी हमने डिस्कस किए। कुछ ड्वार्फ प्लैनेट्स डिस्कस किए। ठीक है। और प्लैनेट को किस तरह से प्लैनेट माना जाता है, मतलब प्लैनेट की प्रॉपर्टीज क्या हैं जो एस्ट्रोनॉमर्स कंसीडर करते हैं, वो भी मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था। अब इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे, ये भी एक तरह से सोलर सिस्टम से रिलेट करेगा आपका ये सेशन, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत बनते हैं। अब देखिए, अगर आप 2019 से तैयारी कर रहे हैं, या अगर मान लो आप अभी से ही तैयारी कर रहे हो, 2020-21 से आपने तैयारी करना स्टार्ट किया है, एसएससी, रेलवे और यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, या जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर भी ज्योग्राफी आपको देखने को मिलता है, पिछले 2-3 साल का जो ट्रेंड है ना, वहाँ पर अब एग्जामिनर आपसे करंट अफेयर ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछता है सोलर सिस्टम से। ठीक है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। अब सोलर सिस्टम से क्वेश्चन कैसे आएंगे कि बताइए कि नासा के द्वारा कौन सा मिशन लॉन्च करा गया था जिससे हमें काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन ग्रैप हो पाई मरकरी के बारे में। लाइक एस इसरो के कौन कौन से मिशन लॉन्च हुए हैं, ऐसी आपसे मतलब इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। इस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। लेकिन ये हमें तभी पता होगा जब हमें स्टैटिक पता होगा। डेट्स वाई मैंने पहले स्टैटिक को आपको कवर करवाया। होपफुली अगर आपने वो सेशन देख लिया तो आपके एक एक डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अगर आपने नहीं देखा कोई बात नहीं, इस सेशन के बाद आप आराम से देख लेना। और अब ये जो आपका सेशन है, इसमें हम वही बेसिकली जो सारे के सारे मिशन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं पिछले 2-3 सालों में, जो एक तरह से ट्रेंड बन गया है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये एक हमारा टॉपिक रह गया था कंस्टेलेशन। कंस्टेलेशन क्या होता है? ये एक तरह का, आप इसको इस तरह से समझो, ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्म वेरियस पैटर्न इन नाइट। जैसे पुराने जमाने में क्या होता था, हमारे पास ऐसा कोई टेलीस्कोप तो होता नहीं था। ठीक है। और टाइम भी नहीं होता था, मतलब टाइम एक एक तरह से वॉच नहीं होती थी। तो हम पता कैसे लगाते थे कि समय को हम किस तरह से जज कर रहे हैं, या फिर आप इस तरह से समझो कि एक्चुअली में नॉर्थ की डायरेक्शन भी हम लोग तारों को देखकर लगाते थे। ठीक है। अब देखिए, ये एक तरह का पोलर स्टार है। ठीक है, पोलराइज, ये एक तरह का पोलर स्टार ऐसे समझ लो। ठीक है। और जो हमारा अर्थ है, भारत नहीं, हमारा जो अर्थ है, इसके नॉर्थ पोल से हम लोग क्या करते थे, डायरेक्शन लगाते थे कि हाँ एग्जैक्टली यहाँ पर एक स्टार है, तो ये क्या है, नॉर्थ नॉर्थ डायरेक्शन है। इस तरह से मतलब एक डायरेक्शन को कंसिडर करा जाता था। चलो दिन में तो हम आइडिया लगा लेते थे कि सन अगर इधर से इधर मूव कर रहा है तो यहाँ पर हमारा ईस्ट होगा, यहाँ वेस्ट होगा। ठीक है जी। अगर सन बिल्कुल हमारे क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सर के बिल्कुल बिल्कुल क्या कहते हैं, ऊपर है, तो हम लगा लेते थे कि ठीक है मिड का समय होगा। इस तरह से हम कंसिडर कर लेते थे। लेकिन रात का समय भी तो हमें आइडिया लगना चाहिए कि हम नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, साउथ की तरफ देख रहे हैं, वेस्ट की तरफ देख रहे हैं। तो इसको लेकर क्या होता था, पुराने जमाने में स्टार्स के फॉर्मेशन में जो स्टार के पैटर्न्स बने होते थे उसके फॉर्म में जाकर ये पता लगाया जाता था कि नॉर्थ ये है, साउथ ये है, ईस्ट ये है, वेस्ट ये है। ठीक है, बेसिक सा कंसेप्ट ये है। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, कंस्टेलेशन क्या है, ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्म वेरियस पैटर्न इन नाइट स्काई इज कॉल्ड कंस्टेलेशन। ठीक है जी। और लाइक जैसे आपने सुना होगा उर्सा मेजर, ये तो बहुत फेमस है, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर। ठीक है जी। और आपने एक सुना होगा ओरियन, लियो, एक्सेट्रा। ठीक है जी। अब ये क्या होता है, ये एक तरह का पोल स्टार है, पोल स्टार। आई थिंक इसको हिंदी में ध्रुव तारा कहते हैं। बाकी मेरी हिंदी में जो एक तरह से कन्वर्सेशन है कि ज्योग्राफी के वर्ड्स को लेकर, वो थोड़ी सी पुअर है। अगर आप यहाँ पर खुद से सर्च कर लेना पोलर स्टार को हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, आई थिंक ध्रुव तारा कहते हैं। अब पोलर स्टार क्या है, ये हमें इंडिकेट देता है कि जो हम अगर कहा, मतलब मान लो कि हम यहाँ पर हैं, कहीं पर हमारा इंडिया यहाँ पर है ना, लेट अस सपोज कि यहाँ से हम देख रहे हैं। तो अगर ये पोलर स्टार हमें ऊपर की ओर देखने को मिलेगा तो हम हमारा इमेजिन कर लेते थे कि हम नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, इसको इस तरह से समझ लो। और एंशियंट समय में क्या होता था
कि हम डिटरमाइन करते थे डायरेक्शन को, और कौन से तारे से करते थे? सप्तऋषि। और ये सप्तऋषि के ही दो पार्ट हैं, उर्सा मेजर और माइनर, उर्सा माइनर। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये आपको इस तरह से ये पैटर्न देखने को मिलेगा। ये है आपका उर्सा मेजर, क्योंकि यहाँ देखो थोड़ा सा आपको बड़ा एक स्टार देखने को मिल रहा होगा, चार ये स्टार बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? उर्सा मेजर। अच्छा, यहाँ देख लो, उर्सा मेजर ये है, ठीक है, और उर्सा माइनर ये है। अब पहले क्या क्वेश्चन आता था कि बताइए कि उर्सा माइनर के कौन से डायरेक्शन से हम जो पोलर स्टार को देखते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा कि इसकी टेल से देखा जाता है। ठीक है, तो जब टेल से देखा जाता है तो उसको उर्सा माइनर कहा जाता है। ठीक है, और प्रॉपर एक ग्रुप से कंसीडर करा जाता है तो उसको उर्सा मेजर कहा जाता है, मतलब ये यहाँ से कंसीडर होता है। ठीक है, कि आपका पोल स्टार है कि नहीं। ठीक है, और ये आपका होगा उर्सा माइनर यहाँ से, ये वाली टेल से। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, लाइक जैसे एक ये आपको देखने को मिल रहा होगा ग्रुप ऑफ स्टार। अब इस ग्रुप ऑफ स्टार को कहा क्या जाता है? इसको कहा जाता है हंटर। अब एक क्वेश्चन आया हुआ था, अगर आप प्रीवियस ईयर सेशंस लगा रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हो, कि हंटर स्टार किसको कहा जाता है। ठीक है, तो आपने हमेशा ध्यान रखना है, हंटर स्टार कहा जाता है ओरियन को। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था ना एग्जाम्पल में, ओरियन। तो ओरियन को कहा जाता है हंटर स्टार। ये एक तरह का ग्रुप ऑफ स्टार है जो आपको हंटर की तरफ से हंटर की तरह देखने को मिलता है। ये देखो यहाँ पर, ये आपको यहाँ पर एक तरह से ऐसे दिख रहा होगा कि कोई वॉरियर तीर चलाते हुए दिख रहा है ना, इस तरह से आप कंसिडर कर सकते हो। इसको हंटर स्टार भी कहा जाता है। ठीक है, और ये एक, इसको आप वैसे क्या नाम याद रखोगे? ओरियन स्टार। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कंस्टेलेशन में सबसे ज़्यादा जो ग्रुप ऑफ स्टार में मतलब सबसे ज़्यादा स्टार होते हैं, उस स्टार को हम क्या कहते हैं? हाइड्रा स्टार। अब यहाँ पर भी हमने एक, हमारे जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने सर्च करा, उनको पता लगा कि अर्थ से भी एक बहुत बड़ा प्लेनेट है। अभी मैं कंसिडर करूंगा, ठीक है, इस सेशन में। तो हाइड्रा स्टार में सबसे ज़्यादा ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं। बस ये 3-4 क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, ज़्यादा आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया वो ये लिखा हुआ है, ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्मिंग ए रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न दैट इज ट्रेडिशनल नेम आफ्टर इट्स अपीरेंट फॉर्म और आइडेंटिफाइड विद द मेथोलॉजिकल फिगर। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा ना हिंदू धर्म में, लाइक जैसे हमारे धर्म में जो कुंडलियाँ वगैरह मिलाई जाती हैं, जैसे कोई भी न्यू बॉर्न बेबी होता है तो कंसिडर करा जाता है कि इसका ये राशि है, और कंसिडरेबल होता है कि इसको ये दोष है, ऐसे है ना। समझ पा रहे होंगे आप मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? वो सारा का सारा यही है, यही इसी पैटर्न के ऊपर बेस चलता है ये सारा का सारा। ठीक है, अभी हम लोगों ने इतना ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि हमने कौन सा यहाँ पर एस्ट्रोनॉमर बनना है। ठीक है, तो बस आपने जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही आपको पता होना चाहिए। उर्सा मेजर को बिग बियर भी कहा जाता है। ठीक है, अब बिग बियर क्यों कहा जाता है? देखो, बहुत सारी हिंदी मीडियम की बुक्स में कंसिडर करा जाता है। देखो, यहाँ पर जो छोटा बियर होगा, ये देखो छोटा बियर होगा, ये तो आगे की तरफ देखेगा, बिग बियर पीछे की तरफ देखेगा, ऐसे कंसिडर करा जाता है। स्टोरी की फॉर्म में आपने सुना भी होगा जब आपने एनसीईआरटीज पढ़ी होंगी, है ना। चलो, तो एंशियंट टाइम में पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स, ग्रुप ऑफ स्टार्स, ऐसे कंसिडर कर सकते हो। नो स्टार इंडिकेट्स द नो डायरेक्शन, एंड इसको हम क्या कहते थे? पोल स्टार। चलिए अब कंसिडर करते हैं सैटेलाइट्स। देखिए, सैटेलाइट्स मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी बताया था हमारी अर्थ की इकलौती सैटेलाइट मून, और हमने ये बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। मून से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं वो मैं आपको मॉड्यूल 5 में ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ठीक है, अब सैटेलाइट्स हमारी नेचुरल भी होती हैं, आर्टिफिशियल भी होती हैं, और अभी के लिए ना एक सैटेलाइट के ऊपर भी सर्च चल रही है, क्या पता सैटेलाइट पर भी जीवन संभव हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब सैटेलाइट क्या है? ये एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज हैं जिनके पास खुद के पास अपनी कोई सच लाइट नहीं है। जैसे स्टार के पास तो क्या होती है? अपनी लाइट होती है, लाइक जैसे सन है, सन के पास अपनी लाइट है। लेकिन सैटेलाइट और प्लैनेट के पास अपनी कोई सच लाइट होती नहीं है, और ये किसके अराउंड घूमते हैं? प्लैनेट्स के। ठीक है, लाइक जैसे ऐसे समझो, ये है आपका स्टार, बोले तो सन। अब सन के चारों ओर क्या घूमेंगे? प्लैनेट्स घूमेंगे। जितने भी हमारे प्लैनेट हम कंसीडर करके चलते हैं, अभी तक 8 करते हैं, इन फ्यूचर क्या पता इससे ज़्यादा भी करें, है ना। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, और ये जो प्लैनेट्स है ना, लाइक जैसे हमारा ये मान लो अर्थ है, ठीक है, अर्थ के चारों ओर घूमेगा कौन? मून। ठीक है, फिक्स्ड ऑप्टिकल ऑर्बिटल पाथ में ही घूमते रहेंगे, या एलिप्टिकल पाथ भी आप कंसिडर कर सकते हो।
ठीक है। उसके बाद देखो प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स की मैं जैसे कि अभी बताया कि अपनी कोई लाइट नहीं होती, ना ही रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। और जैसे सन की ही लाइट को ये एक तरह से कंसीडर करके चलते हैं, लाइक जैसे मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि ये है हमारा सन और ये है अर्थ। सन की जो लाइट है वो अर्थ पे पहुंचती है 8 मिनट के आसपास समय में, ठीक है। और मून के पास अपनी कोई ऐसा लाइट होती नहीं है, फिर भी हमें रात को मून विजिबल होता है। उसका रीज़न क्या है कि सन की लाइट जो मून पर पड़ी, और जो सन की लाइट होती है रिफ्लेक्टेड नेचर की होती है। रिफ्लेक्टेड क्या है, गई टकराकर वापस आ गई। ऐसी जब मून के सरफेस पर पड़ती हैं तो मून के सरफेस उसको रिफ्लेक्ट करता है, और रिफ्लेक्ट करके कुछ लाइट इसकी अर्थ पे पड़ती हैं और कुछ लाइट वापस चल जाती हैं, कुछ लाइट जो हमारा कॉस्मोस है उस तरफ चली जाती है। इस तरह से कंसीडर कर लो आप। अब ये लाइट जो अर्थ की तरफ पड़ी तब तब हमें जाकर ब्लिंक होता है कि हाँ यहाँ पर एक सैटेलाइट है मून जो अर्थ के चारों ओर घूम रही है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि आप आईज को ओपन करते हो, है ना, और मान लो कि आपके कमरे में अंधेरा है तो आपको कोई कुछ विजिबल ही नहीं होगा। आपने लाइट ऑन करी और जहां आपकी आईज देखेंगी लाइक, और जहां पर लाइट रिफ्लेक्ट करेगी वो आपको विजिबल हो जाएगी। जैसे लाइक चेयर पड़ी है तो आपको ये विजिबल हो जाएगी, टेबल पड़ा है ये आपको विजिबल हो जाएगा। इस तरह से समझो, ठीक है। ऐसे ही सेम कंसेप्ट है, जो सन की लाइट से मून पर पड़ती है और मून से रिफ्लेक्ट होकर जब अर्थ पे पड़ती है तब जाकर हमें विजिबल होता है मून, ठीक है। फुल मून, रेड मून, ब्लू मून, ये मैं आपको प्रीवियस सेशन में बता चुका हूँ। मरकरी और वीनस एक ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके पास अपनी कोई सैटेलाइट ही नहीं है, ठीक है। और सैटर्न एक ऐसा हमारे पास प्लेनेट है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट है, लेकिन अभी भी हम कंसीडर करते हैं कि मैक्सिमम सैटेलाइट्स हैं जुपिटर के पास, ठीक है। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है, जब तक वो रिकॉग्नाइजेशन नहीं करेगा तब तक हम कंसीडर क्या करेंगे, जुपिटर के पास 79 सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। वैसे अभी तक सैटर्न के पास कितनी है, 62, और आने वाले समय में हम कंसीडर करेंगे 82 सैटेलाइट के साथ सैटर्न नंबर 1 पर कंसीडर करा जाएगा, ठीक है जी। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और पोलर सैटेलाइट। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, इट मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ओवर द इक्वेटर इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है जी। जिस रेट पर हमारा अर्थ मूव करता है उसी रेट पर ये भी मूव करते हैं, ठीक है। और ये आपको देखने को मिलेगा, स्टैंडिंग स्टिल इज ऑलवेज अबव द सेम लोकेशन, लाइक जैसे ऐसे समझ लो, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर एक ट्रायंगल सा बनेगा और यहाँ पर ये सैटेलाइट आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट क्या होती है, इट मूव्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये पोल टू पोल कवर करती हैं। पोल टू पोल बोले तो सैटेलाइट कैन स्कैन एंटायर ग्लोब। आपने ग्लोब तो देखा ही होगा, है ना। ये ग्लोब होता है हमारा लाइक एस, ठीक है। और हमारी अर्थ कितने एंगल पे टिल्ट है, 23.5 एंगल पे टिल्ट है, पर मैं यहाँ पर कंसीडर करके चल रहा हूँ अभी के लिए, मान लो को किसी भी एंगल पे टिल्ट नहीं है, जैसे हम समझने के लिए, ठीक है। अब ये जो ग्लोब है, ठीक है, इस ग्लोब में आपने देखा होगा लाइक जैसे हमारा इंडिया है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको यूरोपियन जो आपका क्या कहते हैं कॉन्टिनेंट देखने को मिलता होगा, ठीक है। इधर अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखने को मिलता है, इधर हमारा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इधर ऑस्ट्रेलिया और इधर अंटार्कटिका, ठीक है। इस तरह से ये आपका एशिया, और एशिया में है इंडिया। अब यहाँ पर ग्लोब को अगर हम 23 डिग्री एंगल पे टिल्ट कर दें, ठीक है, और ग्लोब को अगर हमें कंप्लीट कवर करना है तो हम नॉर्थ टू साउथ ही कवर करेंगे, ठीक है जी। अभी आपको ना जो नेक्स्ट सेशन होंगे उसमें मैं अर्थ के बारे में बताऊंगा, अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर, एक्सटीरियर स्ट्रक्चर, ठीक है। हम इसको 3 to 4 सेशन में अच्छे से डिस्कस करेंगे और एक भी क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। लाइक जैसे इंटीरियर स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, एक्सटीरियर स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, एटमॉस्फेयर डिस्कस करेंगे, साथ साथ जो टाइम जोन हमें देखने को मिलता है, लाइक जैसे पहले हम जब मतलब समझ नहीं रखते थे ज्योग्राफी की, बहुत छोटे थे, तो हमें पता ही नहीं लगता था कि अमेरिका एक दिन आगे क्यों है, एक दिन पीछे क्यों है ना, और पाकिस्तान का टाइम आधा घंटा पीछे क्यों है, तो इस तरह से आप समझ लो। और इंडिया का एक ही टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। बाकी कंट्री के बहुत सारे जैसे टाइम हमें देखने को मिलते हैं, है ना। लाइक जैसे आप नॉर्थ से लेकर साउथ में चले जाओ, इंडिया का एक ही टाइम जोन आपको देखने को मिलेगा, वो भी कंसिडरेबल करा गया है, ठीक है। वैसे आपको पता ही होगा 1 डिग्री अगर हम मूव करते हैं तो 4 मिनट का हमें फ़र्क देखने को मिलता है। नहीं पता, कोई बात नहीं, हम आने वाले सेशन में अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होती हैं, दे आर ह्यूमन बिल्ट ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग द अर्थ। मतलब जो हम लाइक एज सैटेलाइट्स भेजते हैं ना, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आपने सुनी होंगी, कम्युनिकेशन सैटेलाइट सुनी होंगी, जो मतलब एक तरह से ना हमारे ये मिशंस होते हैं जो लाइक एज हमारे एस्ट्रोनॉमर साइंटिस्ट या फिर जो स्पेस एजेंसीज के द्वारा भेजे जाते हैं यूनिवर्स में, ठीक है। इसमें बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में आते हैं मैन्ड, अनमैन्ड, जो कि लॉन्च करे जाते हैं, ठीक है। एक तरह से साइंटिफिक वर्क या फिर वेदर ऑब्जर्वेशन के लिए, मिलिट्री स्पोर्ट के लिए, नेविगेशन के लिए,
अर्थ इमेजिन कम्युनिकेशन के लिए, है ना, ये भी तो जरूरी है। लाइक जैसे अब आप आज की डेट में बहुत सारे टीवी चैनल्स एक टाइम पे देख सकते हो, तो वो भी किसकी बदौलत है, सैटेलाइट्स की बदौलत है ना। और आप फटाफट फ्रिक्वेंसी पे ट्यून कर लेते हो और वो एकदम आपको विजिबल होता है। लाइक जैसे 4 पे मान लो जी टीवी लगा हुआ है, 5th में मान लो कलर्स लगा हुआ है। अब ये वर्क तो अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे कर रहे हैं, लेकिन हमें एकदम से देखने को मिलते हैं। ये भी क्या है, एक तरह का सैटेलाइट के थ्रू ही कंसिडरेबल होता है, ठीक है। बाकी मैं आपको स्पेस टेक्नोलॉजी करवाऊंगा इन फ्यूचर कभी, तो वहां पर मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा कि किस तरह से ये फ्रिक्वेंसी के ऊपर वर्क करते हैं, और स्पेस का एक एक पॉइंट कि किस तरह से हमारा जो सैटेलाइट है और पूरा का पूरा यूनिवर्स है वो किस तरह से वर्क करता है, रेडियो फ्रिक्वेंसीज क्या होती हैं, क्या मतलब बेसिकली कंसेप्ट होता है ये। चलिए अभी के लिए हम जस्ट एक ओवरव्यू लेंगे जितना हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो पार्कर सोलर प्रोब मिशन। अब ये किस लिए लॉन्च करा गया था, ये यूएस की स्पेस एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा, इसने लॉन्च करा था पार्कर सोलर प्रोब मिशन। कब लॉन्च करा गया था, 12 अगस्त 2018 को, ठीक है जी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, एक ऐसी सैटेलाइट को इन्होंने भेजना था सन के क्लोज, जो सन के बारे में पता लगे, सन का मतलब एक तरह से हम पता लगा पाए, ठीक है। इट विल परफॉर्म द क्लोजेस्ट आवर ऑब्जर्वेशन ऑफ अ स्टार, ठीक है जी। और सन की ही ऑर्बिट में जाकर ये सन का जो एटमॉस्फेयर है, जिसको हम कोरोना कहते हैं, जो विजिबल होता है हमें सोलर इंक्लिप्स के समय, उसके बारे में इंफॉर्मेशन को ग्रैब कर सके। और ये जो स्पेस क्राफ्ट था, ये एक्सपेक्टेड है कि बहुत सारी मिस्ट्री को सॉल्व करेगा, ठीक है जी। और एटमॉस्फेयर के बारे में पता लगेगा हमें, सन के और स्पेस वेदर के बारे में पता लगेगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, ठीक है, कि ये जो हमारा स्पेस एयरक्राफ्ट, ये अभी तक का मतलब बेस्ट मिशन आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। कि सन के बारे में हम इंफॉर्मेशन ग्रैब करना चाहते हैं। मिसिंग फाइंडिंग विल हेल्प द साइंटिस्ट रिसर्चर इंप्रूविंग देयर फोरकास्ट ऑफ स्पेस वेदर इवेंट्स विच हैव देयर पोटेंशियल टू डैमेज सैटेलाइट्स, ठीक है जी। तो हम प्रॉपर एक जानकारी को अपना मतलब एक तरह से आप ऐसे करो इन्हांस कर सकें, और फोरकास्ट ऑफ स्पेस वेदर को हम अच्छे से जान पाएँ, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपने जो सैटेलाइट्स डैमेज होती हैं और वो ना हो, ठीक है। अब देखो मरकरी, अब मरकरी के पास अपनी तो कोई सैटेलाइट है नहीं, लेकिन एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट मरकरी को भेजी गई थी जिसका नाम है मैरिनियर 10। ये मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी बताया हुआ है, ठीक है। मैरिनियर 10 वाज द ओनली आर्टिफिशियल सैटेलाइट दैट सर्वाइव्ड डेट द सरफेस ऑफ मरकरी वेरी क्लोजली रिवेलिंग द माउंटेन, ठीक है जी। लेकिन ध्यान रखना, ये जो सेटेलाइट थी ये डिस्ट्रॉयड हो गई थी 30 अप्रैल 2015 को, ठीक है, जब ये मरकरी के सरफेस से टकराई थी। अच्छा, मरकरी के पास अपनी कोई सेटेलाइट क्यों नहीं है, इसका रीज़न क्या है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एक ही लाइन में इसका रीज़न बहुत ही अच्छे से आप लोग बता पाओगे डेफिनेटली, तो इसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि मरकरी के पास अपनी कोई सैटेलाइट क्यों नहीं होती, ठीक है। उसके बाद देखो वेनीरा। अब ये वेनीरा आपको कहीं ना कहीं सेम सा लग रहा होगा वीनस की तरह, है ना। ये बस आप इसको इस तरह से समझो, वेनीरा सीरीज स्पेस प्रोब है जिसको डेवलप करा गया था सोवियत यूनियन के द्वारा। सोवियत यूनियन बोले तो आप रशिया समझ लो, ठीक है। और ये बेसिकली 1961 से लेकर 1984, अगर आप थोड़ा सा जानकारी रखते हो इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह की, तो यूएसएसआर में 15 कंट्रीज आती थी पहले। 1991 में ही यूएसएसआर टूटा, फिर सभी कंट्रीज जो यूएसएसआर का पार्ट था वो अलग अलग बन गई, जैसे कि आपने देखा होगा कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बहुत सारी कंट्रीज अलग अलग हो गई थी, अप्रोक्स 15, ठीक है। रशिया इसका एक मेजर ग्रुप था, ठीक है। तो 1961 से 64 के बीच में ये एक स्पेस प्रोब भेजा गया था जिसका नाम है विनीरा, ठीक है, जो कि इंफॉर्मेशन ग्रैब करना चाहता था वीनस के बारे में, ठीक है। अब बस आपने इसका नाम याद रखना है, और एक आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए, ठीक है जी। और ये पता होना चाहिए कि कौन सी स्पेस एजेंसी के द्वारा इसको भेजा गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ट्रैपियस्ट वन। अब ट्रैपियस्ट वन क्या है, ये फरवरी 2017 को हमारे जो नासा के एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने बेसिकली एक अल्ट्रा कूल ड्वार्फ को डिस्कवर किया, ठीक है, जिसका नाम था ट्रैपियस्ट वन। अब ये जो ट्रैपियस्ट वन था, ये अर्थ साइज्ड का एक रॉकी प्लेनेट है, और यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि जो लाइफ है वो पॉसिबल हो सकती है। अब ये जो प्लेनेट है, ये जो ड्वार्फ स्टार, ये ड्वार्फ स्टार है, सॉरी ड्वार्फ स्टार बोले तो ट्रैपियस्ट वन, ठीक है। और यहाँ पर इसके अंडर मतलब जो देखो, अब स्टार की अपनी एक फैमिली होती है, ठीक है, सारे जो हमारा सन है उसकी फैमिली है, और उसकी फैमिली में अर्थ आता है। तो ऐसे कहा जा रहा है ट्रैपिस्ट वन की भी फैमिली है, और उसमें भी बहुत सारे प्लैनेट्स होंगे। और एक मान लो कि अर्थ एक प्लैनेट है जहाँ पर सॉरी अर्थ की तरह एक प्लैनेट है
जहाँ पर लाइफ संभव हो सकती है, ठीक है। और ये हमारे सन से कितना दूर है, जस्ट 39 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अस, ठीक है। स्टार, यहाँ पर ध्यान रखना ये स्टार है, ठीक है जी। चलिए उसके बाद सुपर अर्थ, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। अब सुपर अर्थ को ध्यान से समझना, ये एक एक्स्ट्रा सोलर प्लेनेट है जिसका जो मास है वो अर्थ से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अप्रोक्स इसका मास हमारी अर्थ से आपको 6 टाइम ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है जी। और साइज होगा अर्थ से ट्वाइस, ठीक है। यहाँ पर देखो साइज है इसका ट्वाइस, और इसका नाम रखा गया है GJ357d, ठीक है। अब ये एक्चुअली में इसको ध्यान से समझो, ये जो सुपर अर्थ है ये एक ऐसा प्लेनेट कंसीडर करा जा रहा है, ठीक है, जो हमारे एक साइंटिस्ट ने अभी डिस्कवर्ड करा है, नासा के जो साइंटिस्ट ने इसको एक तरह से जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, हेड्रा एक जो हमारा कंस्टेलेशन है यहाँ पर डिस्कवर्ड करा गया, और किसके द्वारा करा गया, नासा के द्वारा। डिस्कवर्ड एन एक्सो प्लेनेट यूजिंग नासा ट्रांसिटिंग एक्सो प्लेनेट सर्वे सैटेलाइट इन 2019, ठीक है जी। और ये आउटर एज पे लोकेट कर रहा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, और यहाँ पर भी पानी की पॉसिबिलिटी कंसीडर करी जा रही है। उसके बाद मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम, ये भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अब मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम, इसको हम एक तरह से मंगलयान भी कहते हैं, और ये इंडिया की स्पेस एजेंसी के द्वारा करा गया था। इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, इसरो। कब करा गया था, 5 नवंबर 2013। अच्छा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इसको 1000 डेज कब हुए, तो याद रखना इसको 1000 डे हुए हैं 2017 19 जून को, ठीक है जी। और जो मॉम है ये बेसिकली एक तरह का प्रोब था जो हमने लॉन्च करा था सतीश धवन स्पेस सेंटर, और कौन सी सैटेलाइट के थ्रू करा था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV-C25। ये व्हीकल आपने याद रखने, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। और इंडिया इसके बाद एंटर कर चुका है मैरिटियन एलाइट क्लब में, जिन्होंने मतलब बेसिकली मार्स को लेकर एक मिशन लॉन्च करे हैं, तो उनका एक क्लब है मैरिटियन लाइट क्लब, इस तरह से आप समझो। अभी के लिए उसमें USA, रशिया और यूरोपियन यूनियन जो है वो शामिल है, ठीक है। और टाइम्स जो मैगजीन आती है उसने लिस्टेड किया था 25 इन्वेंशन में, ये सबसे अच्छे मतलब एक तरह से 25 इन्वेंशन में इसको कंसिडर करा गया था। अब टाइम मैगजीन आप लोग करंट अफेयर में भी सुनते होंगे, जो पावरफुल लीडर्स हैं, पावरफुल मतलब पावरफुल तो नहीं, पॉपुलर एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस हैं, उनके बारे में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन आती रहती है, और हमेशा करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं इनसाइट मिशन। अब इनसाइट मिशन जो था वो नासा ने लॉन्च किया था, ये फर्स्ट एवर मिशन है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म याद रखना, इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूजिंग सिस्मिक इन्वेस्टिगेशन जियोडसी एंड हीट ट्रांसपोर्ट, ठीक है जी, ट्रांसपोर्ट मिशन। और ये लॉन्च करा गया था ऑन 5 मई 2018, जो कि डीप इंटीरियर मतलब एक तरह से डीप इंफॉर्मेशन को ग्रैब करेगा मार्स की। अब ये लॉन्च कहाँ से करा गया था, किसके द्वारा करा गया था, ये एक तरह का ना यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के द्वारा लॉन्च करा गया था, और कौन से रॉकेट से करा गया था, एटलस 5th रॉकेट, ठीक है। और जो बेस स्टेशन है ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं, जस्ट फॉर नॉलेज आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये मिशन को एक तरह से मैंने जैसे कि आपको बताया कि एक डीप इंटीरियर नॉलेज को ग्रैब करने के लिए भेजा गया था। अच्छा ये मार्स में कहाँ जाके उतरा था, ये आपको पता होना चाहिए, एलेसियन प्लेनेटिया रीजन ऑफ मार्स। और कब उतरा था, ये कब लैंड किया था, 26 नवंबर 2018 को, ठीक है। और ये इन्वेस्टिगेट करेगा जो हमारा टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट ही थे ना चारों के चारों, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये सारे के सारे टेरेस्ट्रियल प्लेनेट हैं। यहाँ तो जीवन संभव है ही नहीं, क्योंकि ये सन के बहुत करीब है, और वीनस के पास तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत है, ठीक है। ये तो प्रेशर कुकर की तरह काम करता है, यहाँ तो जीवन संभव ही नहीं है। तो अर्थ में हम लोग रहते हैं और मार्स में हम लोग जीवन ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो अब मार्स के बारे में ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ग्रैब करेगा कि बिलियन ईयर्स एगो कि मार्स में किस तरह से मतलब यहाँ पर इसका ओरिजिन हुआ है, या फिर आप ऐसे समझ लो, ठीक है। चलिए उसके बाद देखो एपिक प्लेनेट। अब एपिक प्लेनेट क्या है, ये एक टीम है जो कि इसको कहाँ की टीम है, हमारे इंडिया अहमदाबाद की फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, जिन्होंने एक फर्स्ट टाइम डिस्टेंस प्लेनेट जो कि एक तरह से खोज निकाला, जो कि अर्थ से 6 गुना ज़्यादा है, और रिवॉल्विंग अराउंड अ सन लाइक स्टार, और जो कि सन से कितनी दूर है, 60 लाइट ईयर्स अवे। इसका नाम रखा गया एपिक 211945201। इसको मोबाइल नंबर की फॉर्म में याद रख लेना, ठीक है। या फिर आप इसको K2236b के नाम से भी याद रख सकते हो, ठीक है जी। और इसको डिस्कवर्ड करा गया था हमारे इंडिया के जो एक मैंने अभी बताया आपको फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की टीम के द्वारा। Epic was found circling very close to the sun like star, going around it once
अबाउट 19.5 डेज, बट इसका जो सरफेस टेम्परेचर अराउंड 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, बस आपने इतना याद रखना है कि ये एपिक का नाम क्या है और इसको किसके द्वारा खोजा गया था और ये सन से कितना दूर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जूनो। अब जूनो से आप लोगों को यहाँ पर जेट से लग रहा होगा कि ये जुपिटर का है, बिल्कुल सही, ये जुपिटर मिशन ही है एक तरह का, और इसको कहा जाता है जुपिटर नियर पोलर ऑर्बिटर। और ये नासा के द्वारा, बेसिकली ये भी नासा के द्वारा ही ये मिशन लॉन्च करा गया था, नासा न्यू फ्रंटियर मिशन। और ये जुपिटर को कंप्लीटली इंफॉर्मेशन ग्रैब करेगा। ठीक है, और ये जो स्पेसक्राफ्ट है जुपिटर की ग्रेविटी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और पोलर मैग्नेटोस्फेयर को अच्छे से जांच करेगा। ठीक है, लाइक इसके बारे में सर्च करेगा। और इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि जो फॉर्मेशन हुआ है, एवोल्यूशन जो इस प्लेनेट का, उसके बारे में ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, मतलब वही कि इसके बारे में, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसके एवोल्यूशन ऑफ द प्लेनेट। ठीक है, बाय ऑब्जर्विंग द जुपिटर्स ग्रेविटी, मैग्नेटिक फील्ड, एटमॉस्फेरिक डायनामिक्स, कंपोजिशन। जैसे अगर आपने किसी भी चीज़ के बारे में पता लगाना है, अगर हमने सन के बारे में पता लगाया था तो हमें सबसे पहले हमने एक बिग बैंग थ्योरी ली। बिग बैंग थ्योरी से पहले एक हबल टेलीस्कोप था। हबल टेलीस्कोप के थ्रू हमें पता लगा कि सैटेलाइट एक दूसरे से दूर दूर जा रही हैं। फिर यहाँ पर एक साइंटिस्ट हुए, ठीक है, उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो अब दूर दूर जा रही हैं, तो एक समय ऐसा होगा कि ये एक सिंगल मास पे ऑक्यूपाई होंगी। ठीक है, तभी हमें कंसिडरेबल हुआ कि इतने समय पहले ही हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स बना होगा। तो जो साइंटिस्ट होते हैं या एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, वो कुछ यहाँ पर पॉइंट्स के ऊपर सर्च करते हैं, तब जाकर पता लगता है कि प्लैनेट्स कितने साल पुराना है, मतलब कितना उसका किस तरह से फॉर्मेशन हुआ है, किस तरह से उसका एवोल्यूशन हुआ है। तब यहाँ पर हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ग्रैब हो पाती है। ठीक है, उसके बाद है कैसिनी ह्यूगन मिशन। अब ये एक तरह का ज्वाइंट मिशन था। ठीक है, इसको मेनली कैसिनी कहा जाता है। ये कोलैबोरेशन था नासा का, ईसा बोले तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इटालियन स्पेस एजेंसी, और इन्होंने एक प्रोब भेजा था सैटर्न की स्टडी के लिए। ठीक है जी, सैटर्न की रिंग्स एंड नेचुरल सैटेलाइट्स। अब देखो यहाँ पर जो जोवियन प्लैनेट्स हैं, जुपिटर के बाद सारे के सारे क्या कंसिडर होते हैं, जोवियन प्लैनेट्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब यहाँ पर तो जीवन संभव है नहीं, क्योंकि इनकी डेंसिटी बहुत कम है, गैसियस प्लैनेट है ये। लेकिन क्या पता इनकी जो सैटेलाइट्स हैं वहाँ पर जीवन संभव हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये एक्चुअली में जितने भी मिशंस भेजे जा रहे हैं नासा के द्वारा या जो भी स्पेस एजेंसीज के द्वारा भेजे जा रहे हैं, उनका मेन टारगेट क्या है कि लाइफ को ढूंढा जाए अदर्स, जो हमारे प्लैनेट्स हैं या उनकी सैटेलाइट्स में, या फिर पूरे के पूरे यूनिवर्स में बहुत सारे स्टार्स हैं, उनकी फैमिलीज हैं, तो उनके वहाँ पर लाइफ अगर संभव है तो उसको हम जल्दी से जल्दी खोजें। ठीक है, इट वॉज लॉन्च इन टू द स्पेस इन अक्टूबर 1997। ठीक है, और इसको लगभग 20 साल के बाद ये मिशन कंप्लीट हुआ 2017। और इसने जो बेसिकली इसका जो मेन उद्देश्य था, मतलब मेन इसने क्या क्या खोज निकाला, फाइंडिंग द कैसिनी एंड ह्यूगन वाज रिवील्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ अर्थ लाइक जियोग्राफिक फीचर्स लाइक लेक्स ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन गैस। मतलब अर्थ की तरह यहाँ पर बिल्कुल एग्जिस्ट करता है एक सैटर्न का सैटेलाइट, जिसको हम क्या कहते हैं, टाइटन्स। ठीक है जी, और इट आल्सो फाउंड एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अंडरग्राउंड ओशियंस। ठीक है जी, मून, एंसेलाइडिस और सम सॉर्ट ऑफ लाइफ अंडरनेथ। ठीक है, तो उसके पास अपना मून भी है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं और जो स्पेस एजेंसीज हैं, वो सर्च करती रहती है। आपने एक पर्सन का नाम सुना होगा, मस्क, है ना। ये पर्सन डेफिनेटली इस प्लेनेट का नहीं है, जो इसकी सोच है। और इतने फेलियर सहने के बाद इस पर्सन ने अपने आप को स्टैंड बाय किया। और मतलब मैंने इनकी खुद की जो बायोग्राफी थी बहुत अच्छे से पढ़ा, मतलब इनके बारे में पढ़ा, बायोग्राफी थी, ऑटोबायोग्राफी थी, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन ये पर्सन ने बहुत ही फेलियर सहा। ठीक है, और लेकिन अल्टीमेटली इन्होंने हार नहीं मानी। और ऐसा लगता है कि सभी जो स्पेस एजेंसीज हैं वो एक तरफ, ये पर्सन एक तरफ, ये सभी स्पेस एजेंसी से पहले ही निकाल लेंगे कि कहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, चलिए, मिशन टू यूरेनस फॉर साइंस एंड एक्सप्लोरेशन, इसको म्यूज कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। अब ये यूरोपियन ने बेसिकली मिशन प्रपोज करा था यूरेनस की स्टडी के लिए। इसके इंटीरियर स्ट्रक्चर क्या है, इसमें कितने मून्स हैं, कितनी रिंग्स हैं, जैसे कि मैंने बताया था ना कि यूरेनस में भी क्या है, रिंग्स हैं। और इसको बेसिकली प्रपोज करा गया, मतलब प्रपोज करा गया, लॉन्च करा जाएगा 2026 के आसपास। ठीक है, जो कि ट्रैवल करेगा 16-17 साल के आसपास, 2044 तक ये अपना ऑपरेशन कंटिन्यू करेगा। ठीक है, और मैक्सिमम अपना ऑपरेशन कंटिन्यू करेगा 2050 तक।
उसके बाद व्यागर है, ये बेसिकली लॉन्च करा गया नासा के द्वारा 1971 में। व्यागर 1, व्यागर 2 जो कि एक्सप्लोर करेगा आउटर प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम। आउटर प्लेनेट किसको कहा जाता है? जो एस्ट्रॉइड से इधर इधर है, जुपिटर से लेकर नेपच्यून तक, ठीक है। व्यागर 2 फ्लू पास्ट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, वाइल व्यागर 1 फोकस्ड ऑन जुपिटर एंड सैटर्न। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए व्यागर 1 को व्यागर 1 किसकी कौन से प्लेनेट पर फोकस्ड करेगा? जुपिटर एंड सैटर्न। और व्यागर 2 सभी के सभी जो आउटर प्लैनेट्स हैं उनके ऊपर फोकस्ड करेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है गगनयान। गगनयान डेफिनेटली आपने सुना होगा, ठीक है। ये एक तरह का भारत का पहला प्रपोज्ड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है जिसको शेड्यूल्ड करा गया 2022। और ये बेसिकली मतलब इसका जो प्लान था वो लाया गया था 2004 के आसपास, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करने में टाइम लग गया क्योंकि जो टेक्नोलॉजी यूज़ करनी थी, जो स्पेस क्राफ्ट यूज़ करने थे, उसको बनते बनते थोड़ा सा टाइम लगा। एंड देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, ये गगनयान जो प्रपोज करा जा रहा है 2022, कोविड-19 के चलते हुए शायद डिले भी हो सकता है, ठीक है। अभी के लिए जस्ट आप ये मान के चलो कि 2022 में होगा और इंडिया 4th कंट्री बन जाएगा अगर ये टारगेट को अचीव कर लेता है। यूएसएसआर, यूएस, चाइना इसको अचीव ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। ईवीटी क्या है? इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप। ये एक तरह का मल्टीनेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट है जो कि आप ऐसे कर सकते हो कि प्रिडिक्ट करता है ब्लैक होल की इमेज क्या है, या फिर ब्लैक होल की जो इमेज है वो हम किसके द्वारा देख सकते हैं? इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप। मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी बताया था कि जो ब्लैक होल्स है ना, इनको एग्जैक्टली हम नहीं देख सकते ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर एक कंप्लीट डार्क सरफेस होता है और स्टार का जो अंत है, मतलब एंड है स्टार का, वो एक तरह से ब्लैक होल की वे में ही होता है, ठीक है। अब ब्लैक होल हमें पता कैसे चलता है? क्योंकि इसके सराउंडिंग में बहुत सारे स्टार्स होते हैं और यहाँ पर बीच में कंप्लीट ब्लैक, ऐसे आप समझ लो, ठीक है। तभी हम कंसिडर कर पाते हैं कि ये क्या है? एक ब्लैक होल है। और एक ब्लैक होल बहुत ही, आप कंसिडर करो कि सन से भी छोटा होता है और सन के जितना मास वाला स्टार अपने अंदर समा लेता है, 2 से 3 या मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा भी ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो ब्लैक होल का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था 3rd सेशन में, आई थिंक हमने डिस्कस किया था, ठीक है। सेकंड सेशन में स्टार फॉर्मेशन हमने सेकंड सेशन में डिस्कस किया था, तो आप वहाँ पर अच्छे से देख लेना, ब्लैक होल मैंने आपको समझाया था, ठीक है। उसके बाद है वीनस सेटेलाइट। वीनस सेटेलाइट को आप इसकी फुल फॉर्म याद रखना, वेजिटेशन एंड एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग ऑन अ न्यू माइक्रो सेटेलाइट। ये एक तरह से नियर पोलर सन सिंक्रोनाइज ऑर्बिट माइक्रो सेटेलाइट है जो कि जॉइंट वेंचर है इजराइल स्पेस एजेंसी का और फ्रेंच स्पेस एजेंसी का। इसको लॉन्च करा गया था 2017 में। ये एक तरह का स्मॉलेस्ट सेटेलाइट है जिसका वेट है 265 kg और प्लेस्ड इन सन सिंक्रोनाइज ऑर्बिट। और कितने एल्टीट्यूड पे होगा? 720 किलोमीटर। ये एल्टीट्यूड आपको याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन वेट कर लेना क्योंकि स्मॉलेस्ट है, ठीक है जी। इट विल हेल्प टू ऑब्टेन हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ ऑफ स्पेसिफिक साइट टू ट्रैक एनवायरमेंट इशू सच एज इरोशन, ठीक है, डीसर्टिफिकेशन, पॉल्यूशन, नेचुरल डिजास्टर, अदर फिनोमिना लिंक टू क्लाइमेट चेंज। मतलब क्लाइमेट चेंज के लिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसराइल की जो स्पेस एजेंसी है एंड फ्रेंच की जो स्पेस एजेंसी है, उन्होंने मिलकर जो एक मिशन लॉन्च करा है उसका नाम क्या है? आपने याद रखना है, वीनस सेटेलाइट मिशन। और इसकी फुल फॉर्म भी हमेशा आपने याद रखनी है, वेजिटेशन एंड एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग ऑन अ न्यू माइक्रो सेटेलाइट। देखिए गाइस, अभी तक जितने भी हम लोग हमने डिस्कस किए हैं आज मिशन, ये आपके 2 to 3 ईयर्स जो प्रीवियस ईयर्स आप अगर पेपर लगा रहे होंगे तो उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिला होगा इनसे रिलेटेड, ठीक है। और इन फ्यूचर मान लो कि अगर कोई ऐसा मिशन पूछा जाता है, ठीक है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी ज्योग्राफी को हम कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम अर्थ के बारे में जानेंगे। अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर क्या है, एक्सटीरियर स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। एग्जैक्टली हमें पता होना चाहिए कि हम अर्थ पे अगर रहते हैं तो इसका किस तरह से फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। हमें हर आइडिया होना चाहिए। लाइक जैसे जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो मैंने अपने ऐसे स्टूडेंट्स को पूछा, चलिए आज आपसे पूछता हूँ, मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ क्या है? हमें मतलब एक तरह से यूनिवर्स में देखने को मिलती है ना, ये मतलब एक सोलर सिस्टम का पार्ट है, मिल्की वे गैलेक्सी में देखने को मिलती है, उसके बाद सोलर सिस्टम, ठीक है, सन की फैमिली है। हम अर्थ के कहाँ पर रहते हैं? ठीक है, आप समझ पा रहे हो, अर्थ एक तरह का एलिप्टिकल शेप में है, ठीक है, प्रॉपर एक सर्कल तो नहीं है लेकिन एलिप्टिकल शेप में है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि हम अर्थ के कहाँ पर रहते हैं, मतलब आउटर सरफेस पे या फिर मिड में
या फिर बिल्कुल लोअर सरफेस पे, या अर्थ को आप बॉल को आपने एक तरह से 180 डिग्री या 90 डिग्री पर मोड़ दिया और हम इस तरह से उसके ऊपर रहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे बेसिकली बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन जब मैं ऑफलाइन क्लासेस ले रहा था 2018 के आसपास, तो किसी भी स्टूडेंट ने आंसर नहीं दिया, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन बिल्कुल इलॉजिकल है, इसका कोई सेंस नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों को अगर कोई भी नॉलेज ग्रैब करनी है, मान लो अगर हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा था, अब हिस्ट्री में पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था कि कर्जन लेकर आए थे पार्टीशन 1903 में, बंगाल का पार्टीशन, जस्ट फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। अब ये हुआ था 1905 में। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि कर्जन लेकर कब आए थे, प्रपोज कब करा था, तो आप तो 1905 ही कर दोगे, है ना। क्योंकि हम इंफॉर्मेशन तो ग्रैप नहीं करते, हम जस्ट क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाते हैं और काम चला लेते हैं, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन वो तभी होता है जब आपकी किस्मत आपको साथ देती है, ठीक है। आपके एक तरह से आप कहो कि भगवान की मेहरबानी हुई है आप पर, और आपके जो क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, उसमें आपके जो एक तरह से हम लोग कंसिडर करते हैं तुक्के तुक्के लग गए, ठीक है, तो आप वो कंसिडर कर सकते हो। लेकिन इन्फॉर्मेशन जब तक आपको नहीं होगी कंप्लीट, तब तक आप ये मत समझिए कि आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन तो मस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको होनी ही चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जोग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, उसके बाद आप आराम से जाइए और देन आप यहाँ पर बहुत अच्छे नंबर ले पाओगे, ठीक है, जीके जीके वाले सेक्शन में, ठीक है। चलिए, तो ये ऐसे तो देखो इलॉजिकल इसका क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने अपने क्लास में पूछा था तो वहाँ नहीं आया किसी बच्चे को, बट चलिए, जब मैं अर्थ का आपको इंटीरियर स्ट्रक्चर समझाऊंगा, एक्सटीरियर स्ट्रक्चर समझाऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली हम यूनिवर्स में किस तरह से देखते हैं, और अर्थ जैसे रोटेट करता है तो हम क्यों नहीं अपने आप को मोशन में पाते हैं, या फिर हम मोशन में होते हैं, और जब हम गाड़ी से एकदम ब्रेक मारते हैं तो हम हमारे को एकदम आगे की और पीछे की ओर धक्का क्यों लगता है। वैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, लेकिन हम इसको ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंसीडर करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको काफ़ी अच्छे से एग्जाम्पल के फॉर्मेट में क्लियर होंगी चीज़ें। चलिए, होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा।